कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से पहले भी आप सब लोग जानते हैं, सबसे पहले अपने चुनाव अभियान की शुरुआत आपने गुजरात से की। साबरमती आश्रम, बापू के आश्रम से जाके उनका आशीर्वाद दिया और उसके बाद कैंपेन शुरू किया और आज आप हमारे बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में या गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आए। आदरणीय खड़गे जी, आपने आम सभा को संबोधित किया और रात को यहाँ हिम्मतनगर विधानसभा में बड़ी आम सभा की। आज भी महसाना में और अहमदाबाद में आपकी 2 सभाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चुनाव प्रचार में आपकी और सभाएं गुजरात में हम लोग कर पाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय रमेश चेरिंद्रा जी, हमारी बहन सुप्रिया जी, हमारे भाई पवन खेड़ा जी, आलोक जी, मुनियप्पा जी और पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आज खड़गे जी की उपस्थिति में गुजरात के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और जो गुजरात के विकास में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, एक विजनरी लीडर जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और जिस ढंग का माहौल 2 लोगों ने बीजेपी में कैप्चर करके बना रखा, उसके खिलाफ आपने कुछ दिनों पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया था और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता सह परिवार ग्रहण कर रहे हैं। आदरणीय जयनारायण व्यास जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। विमल भाई एक बार इधर आ जाए, फिर ऊपर आ जाए। भाई साफल है, साफो आपको साफो साल लाइन साफो है। आगा जाओ, हमें पीछे देखो, पीछे बस। वेलकम। आप ऊपर तेज और लाओ। पीछे सापो से आप पे जाओ। आ गई बस। एपीएमसी के चेयरमैन हैं। नहीं समीर व्यास जी। खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आपकी बात ताजा राजनीतिक हालात में और गुजरात के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रेस और मीडिया के सामने रखते हैं। आदरणीय खड़गे साहब। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण और मेरे मीडिया के भाइयों और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण,
ये मुझे खुशी हो रही कि मैं यहाँ पर एक बार वोट मांगने के लिए और हमारे डेलीगेट्स को मिलने के लिए आया था, तो आप सबकी मुलाकात हो गई थी। आज फिर एक ही महीने में फिर चुनाव के दौरान मैं फिर आपका दर्शन ले रहा हूं और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में प्रचार करना और इसके लिए तो हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता, लीडर्स हर जगह बैठे हैं। उसमें ज्यादा मैं वक्त गुमाना नहीं चाहता, लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ओर से इतना गलत प्रचार कांग्रेस के खिलाफ, हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत सी बातें यहाँ कही जा रही है। लेकिन ये चुनाव हमारे नेता यहाँ नहीं लड़ रहे। ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं। उनको चाहे किसी में भी हो, स्किल डेवलपमेंट अब आया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्किल अगर कहीं है तो गुजरात में है। तो इसीलिए तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये फैल गए हैं और हर जगह वो काम करते हैं, अपने अनुसार वो पद भी पाते हैं और हर जगह वो आज बिजनेस में भी छाए हुए हैं, प्रोफेशन में भी छाए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके पहले भी छाए हुए आज भी हैं। तो ये सारी चीजें गुजरात में आपको मिलेंगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इस पूज्य महात्मा गांधी जी के राज्य में यूं तो वो दुनिया के बादशाह हैं महात्मा गांधी जी, उनके लिए मैं सीमित नहीं करना, यूं तो वो दुनिया के बादशाह हैं महात्मा गांधी जी, उनके लिए मैं सीमित नहीं करना चाहता हूं सिर्फ गुजरात के लिए। और वैसा ही वल्लभ भाई पटेल जी, लेकिन चंद लोग बार बार उन्हीं का नाम लेकर कांग्रेस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे पता चला कि इस चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर में निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता वार्ड वार्ड फिर रहे, राष्ट्रीय नेता
मैं किसी अगर गुजरात का इलेक्शन में सहज है, यहाँ के प्रदेश प्रेसिडेंट, यहाँ के सीए, चीफ मिनिस्टर और भी नेता घूमते हैं तो मुझे मालूम नहीं। और 27 साल के बाद आपको ये जरूरी हो रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 4-5 चीफ मिनिस्टर्स ये सब आकर यहाँ भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह कर रहे। क्या जरूरत पड़ी? कुछ ना कुछ होगा ना। जब आदमी में डर पैदा होता है तो नेचुरली इसको कैसा संभालना, इसके लिए हर जगह आज घूम रहे हैं। और वो वोट मांगते वक्त भी यही कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मेरा काम देखकर मेरे नाम से वोट दो। अपने पार्टी का नहीं पूछते हो, अपने वर्कर का नाम पूछते, मोदी का नाम, मोदी के लिए आप वोट दो। मोदी ने गुजरात बनाया, क्या इससे पहले गुजरात जो बनाने के लिए बहुत से हमारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के या दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं, मोरारजी देसाई से लेकर बहुत से नेता लोग और कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स भी, वो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अभी हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता, अब भाई ठीक है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक नहीं है तो उसके बारे में आप बोल दो, लेकिन पिछले कांग्रेस के सरकार में जो भी चीफ मिनिस्टर थे, जो भी इस देश के लड़ाई में सरदार थे, आगे थे, लड़े, अपना प्राण दिए, उनके बारे में आप यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यह तो आपका उनका कॉमन डायलॉग है, जुमला। जुमले तो बहुत है, लेकिन ये एक उनका हर जगह हर भाषण में ये कहते हैं। और मेरा ये कहना है, किसी ने बनाया है, वो कांग्रेस ने बनाया है, उसका फल आप भोगते हैं। हमारे लोग सूली पे चढ़े, 10-10 साल, 20-20 साल जेलों में रहे, घर बार छोड़े, यूनिवर्सिटी छोड़े, स्कूल्स छोड़े, छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ के इस देश को आजादी दिलाए। उसका जिक्र आप कभी कहीं नहीं करते। उसका फल तो आप खा रहे हो, उसका फल तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप उन पार्टी को बार बार वही कहते हैं। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं, ये इलेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद मोदी जी, शाह जी सभी परेशान हैं। उसीलिए उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान की फौज बीजेपी की सिर्फ गुजरात में लगा दी, और हमारे लोग गांव-गांव में, बूथ पे, सिटी में लड़ रहे हैं। उनको खैर आज रिसोर्सेस भी बहुत मिले हैं और उसका खूब फायदा उठा के उन्होंने उसका लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाना और दूसरों के बारे में गलत बातें बताना ये ठीक नहीं है। आप गुजरात के लिए क्या करने वाले हो, आपकी यहाँ की सरकार बोलेगी, लोग उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। आप तो खूब बोले पहले, एक बार मोदी को चांस दो। भाई आपको तो 13.5 साल यहाँ चांस मिला, 8 साल देश के प्रधानमंत्री, 9 साल देश के प्रधानमंत्री हो, तो आप ही के कम से कम 25-26 साल हो गए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ हुकूमत में रही 55 साल,
राजीव गांधी जी के बाद या नरसिंह जी के बाद हमारा पूरा गिनती अगर आप कर लेंगे 55-60 साल हो जाएगा। अरे यहाँ तो 27 साल से आप बैठे हैं। आप वो हमेशा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद ही कहते हैं मैं डबल इंजन लगा रहा हूं। तो ये इंजन वहां की है, एक इंजन यहाँ की है। तो मैं बहुत परसों कोई पूछे, क्योंकि थोड़े दिन मैं रेलवे मिनिस्टर भी था, तो उस वक्त मैंने बरोच में थोड़ा एक रेलवे का काम करके दिया। फिर यहाँ पर एक हॉस्पिटल 160 करोड़ का दिया। फिर वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट में वडोदरा में वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल मैंने दिया। छोटे काम हमको जितना होता है हम बोले नहीं, कभी उसका प्रचार भी नहीं लिए। और हमारे कांग्रेस के जितने स्पोक्स पर्सन है, नेता है, उनको भी मालूम नहीं, हजारों करोड़ रुपए दिए हमने। कभी हमने ये नहीं बोला मैंने किया, ये कभी नहीं बोले। अरे वो हमने किया, देश बनाने का काम तो सबका है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं और आज भी वोट पूछते हैं तो मुझे दो, कैंडिडेट कैसा भी रहने दो। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप बहुत काम किए, देश में गुजरात मॉडल की बात बहुत करते हैं, तो गुजरात मॉडल की बात आप करो, ठीक है, कि जब आपको फायदा होता है तो आप करते रहो। लेकिन गुजरात मॉडल में क्या है, 5 लाख वैकेंसीज हैं यहाँ सरकारी नौकरियों में, 28,000 टीचर के नौकरियां खाली हैं, और कर्जा इतना बढ़ रहा है। कांग्रेस के जमाने में जब हम छोड़े तो उस वक्त सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए कर्जा छोड़ के हमारे ऊपर था। आज पहले के आंकड़े के अनुसार 3,40,000 या कुछ है। अब तो ये साल 2022-23 में वो 4,60,000 रुपए बनने जा रहा है, करोड़, 4,60,000 करोड़ बनने जा रहा है। 10,000 करोड़ डेट था, तो टीका टिप्पणी करके आपने बहुत कुछ बोला। फिर इसको कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहता हूं। एक दूसरा मॉडल इनका, कोविड के वक्त 3-4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, आप उसको छुपाते रहे। और आपके मॉडल के जो चीफ मिनिस्टर थे वो कोई काम नहीं किए। ये जब आपके ध्यान में आया तब आप यहां बदलाव लाने के बजाय चीफ मिनिस्टर को बदलते गए। 6 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? 3 चीफ मिनिस्टर। अब इन्हों तो 13.5 और 8 कितने साल हो गए, इन्होंने बदले। लेकिन यहां 6 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदले। यानी 3 चीफ मिनिस्टर जब बदलते हो तो इसका मतलब है आप यहां कुछ काम नहीं किए, नहीं तो बदलने का सवाल नहीं था। और कोविड का समर्पक काम नहीं हुआ, इससे यही दर्शाता है। तो ये जो इनके मॉडल्स हैं, और टीचर की भर्ती नहीं, क्लासरूम्स नहीं है, नए मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के, क्योंकि गरीबों को फायदा किससे होता है? सरकारी स्कूलों से
सरकार जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में पंचवार्षिक योजनाएं बनाकर उन्होंने हर जगह स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स किए, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन, आईआईटी, ये सब बना के देश को बनाए हो, फिर उन पे टीका करते हो। तो मैं वो छोड़ देता हूं, वो टीका करने का उनका आदत है। चंद लोग आदत से मजबूर होते हैं, तो उसमें से एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा बोलते रहते, बोलने दो, हमको तो अपना काम करना है, करते रहे। तो ये जो आज लोग यहाँ तंग आ चुके हैं। तीसरी बात, इन्फ्लेशन। क्या गुजरात में दिल्ली को कंपेयर करे, बम्बई को कंपेयर करे, कानपुर करे, राजस्थान करे, या अपना इंदौर करे, बेंगलोर करे, चेन्नई करे, या कितने भी जो स्टेट में शेयर्स हैं या लोग वहां कंज्यूमर्स आइटम है, इन्फ्लेशन में क्या उन्होंने यहां पर कम कर दिया? अरे अगर कोई सामान किसी और जगह, दिल्ली में, इंदौर में, अगर जयपुर में कम में मिलती है किसी को, वहां पर 100 रुपए का सामान लेकर कोई खरीदता है तो यहां उसको 120 रुपए देना पड़ता है। इतनी महंगी हो गई है। वो खुद के स्टेट में आप तो क्रेडिट तो ले रहे, मैं बनाया वो कर रहे, लेकिन गरीबों को आप तंग और तबाह कर रहे हो। और यहाँ पर इतना ही नहीं, पूरे देश में जीएसटी लगा दिए। किन किन चीजों पे लगाए? आप दूध पे लगा दिए, आप पेंसिल पे लगा दिए, बच्चों के रबर इसमें लगा दिए। औषध तो दिन पे दिन उसके दाम बढ़ रहे हैं और उसको भी आपने किया। तो जीएसटी भी आपने खूब लगाया और ये लोगों को बता रहे मैं बहुत कुछ काम किया, मेरे वजह से सब संपन्न हो गए। कौन संपन्न? किसको? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी गिर रही है, रुपए का मूल्य गिर रहा है डॉलर के मुकाबले में। आप इन्वेस्टमेंट की खूब बातें करते, मेरे पास आंकड़ा है लेकिन मैं वो बोलते गया तो ये एक डिबेट हो जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट के वायदे आए लेकिन एक्चुअल में आपके हाथ में मिला कितना या इन्वेस्ट कितना हुआ इस राज्य में, वो आप देखिए निकाल के, घटते गया। अगर आप यहाँ अच्छा गवर्नेंस करते हैं या छोटे मोटे व्यापारियों को मदद करते हैं, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करते, तो नेचुरली आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता था और छोटे मोटे व्यापारी या खुश है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले खुश हैं, उनको भी आप खत्म कर दिया। तो यहां तो लाखों में है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ऐसी चीजें सबको बर्बाद करके किसी को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को छोड़ा नहीं, बच्चों को नहीं छोड़ा, सामान्य जनता को नहीं छोड़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को नहीं छोड़ा। ये काम एक तरफ आप करते आ रहे हैं, दूसरे तरफ चुने हुए सरकारों को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जनता के सपोर्ट से आए हुए सरकार को आप गिराते जा रहे हो। बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लोकतंत्र में ऐसा होता है। अरे ये लोकतंत्र में ये कहा गया है, संविधान में कहीं लिखा गया है कि कल के दिन मोदी साहब अगर आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके बीजेपी सरकार बनाने के लिए लोगों की कमी होगी
तो वो खरीद सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा है? या किसी को आपको गवर्नर बनाएंगे, आपके बेटे को फलाना बनाएंगे? अरे जो लोग कलंकित है समझकर आपने केस डाला, ईडी की केस, इनकम टैक्स की केस, सीवीसी की केस, और कौन से कानून है ना, सब आपने डाल के उन लोगों को, चंद लोगों को कलंकित किया, चंद एमएलए को, चंद एमपीज को, चंद राज्यसभा मेंबर्स को। लेकिन जब आपके पार्टी में जब ज्वाइन हो गए, वो जैसा कि बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन में डाल के वो क्लीन हो गए। ये कलंकित यहां थे, वहां जाते ही वो पूरे स्वच्छ बन गया। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन हमारे मोदी साहब ने खरीदा है अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, और दूसरों करप्ट है वो लोग, ये करप्ट है। अरे यहाँ तो करप्शन और भी बड़ा, व्यवहार के नाम से करप्शन। C2 क्या है? 2C। तो आपका तो यहाँ पहले अपना चेहरा आईने में पहले आप देखो, उसके बाद दूसरों की बात करो। तो इसलिए दोस्तों, ये इलेक्शन इसलिए महत्व का है, लोग जागृत हो चुके हैं और मन बना चुके हैं सरकार बदलना, और एक चांस कांग्रेस को देने के लिए लोग तैयार हो गए। हो सकता है हमारे वोटर्स थोड़े इनविजिबल होंगे, ये बहुत दफा ऐसा होता है। मैं जब 78 का इलेक्शन लड़ रहा था, उस वक्त यहाँ सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यानी सॉरी जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो लोग डरे हुए थे कि ये कुछ ये हो। तब उस वक्त क्या होता था कि भीड़ कम आती थी भाषण। तब देवराज अरस हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनको पूछा गया, भाई भीड़ ही नहीं जम रहा आपका। तब उन्होंने कहा कि मेरे वोटर्स इनविजिबल है, वो दिख रहे नहीं, लेकिन जीत मेरी है। वो मैं भी एमएलए था, सेकेंड टाइम एमएलए के लिए कंटेस्ट किया। तो हमने जो 1972 और 71 पार्लियामेंट में जो सीटें जीती थी, उसमें जो हमारा मार्जिन था, उससे भी 10-20 हजार 25 हजार मार्जिन भी बढ़ी, हमारे 20-25 सीट भी बढ़े। तो वैसा माहौल मुझे दिख रहा है, वोटर्स इनविजिबल है। और आज इधर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा साइलेंट वोटर हमारे साथ है, वो कोशिश हमारी भी चल रही है। तो इसीलिए इस घबराहट में मोदी साहब, शाह साहब, 4 चीफ मिनिस्टर्स, सैकड़ों मिनिस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं, नहीं तो इतना नहीं फिरते थे। तो ये बात है। तो इसलिए मैं और यही कहूंगा कि वाले आने के बाद, तो अभी राहुल गांधी जी खुद यहाँ पर आकर गए हैं, और हम हमारे पार्टी के यहाँ के स्थलीय जो लोकल लीडर्स हैं, और हमारा जो इलेक्शन प्रणाली या मैनिफेस्टो, उसमें हमने कहा कि 500 रुपए पहले बोलते थे फ्री, फिर उसको लगा दिए 400, अब हो गया कितना, 1050 नहीं, 1100 से ऊपर, 1100 के ऊपर। ये है इनके वचन, और जो कहते हैं वो बातें। फिर 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का, 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस का, 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, और फार्मर्स लोन 3 लाख रुपए तक
माफ करने का, और ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड स्पेन एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू हो गया दूसरे हमारे राज्यों में, वो करेंगे। फिर हम 10 लाख जॉब क्रिएट भी करेंगे, सरकारी जॉब भी भर्ती भी करेंगे, करके 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम भी हम अपने 5 साल में करेंगे। केजी से लेकर पीजी तक गर्ल्स एजुकेशन में हम फ्री करेंगे, और कोरोना के वक्त जो जिनकी कम से कम 4 लाख लोग अपना जीवन उस डिसीज में समर्पित किया, उसके लिए उनको 4 लाख रुपए कंपेंसेशन देने का हमने किया, और मिल्क सब्सिडी 5 पर लीटर सब्सिडी देने का हमने ऐलान किया है। ऐसे चंद आश्वासन हम दे रहे हैं, और आश्वासन हम जो भी देंगे उसको निभाएंगे। हमने पहले बोला था फूड सिक्योरिटी एक्ट ला के गरीबों को दे, लोग कहते थे कैसा देंगे, लेकिन हमने दिया। और उसी नरेगा के लिए बोलते थे ये तो लूट है, वो है, और वही नरेगा को आज कोविड में उन्होंने उसका फायदा उठाया। एजुकेशन का हमने किया, जो वायदे हमने किए उसको पूरा करने की कोशिश किए हैं, और ये भी हम करेंगे। और ये गुजरात का जो गांधी जी का गुजरात है, इसमें हम जो कहते हैं वो करते रहेंगे, और उनके आशीर्वाद से ये इलेक्शन भी हम जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे, है मेरा ऐसी आशा करता हूं। और आपको आखिरी में ये कहता हूं कि आज डॉक्टर जयनारायण व्यास जी, समीर व्यास जी, इन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया, और इन उसूलों को देखकर, और जितने भी पुराने नेता हैं उनको कहीं ना कहीं गांधी जी का झलक का बोलते टच हुआ है। और खासकर जयनारायण व्यास जी ये बहुत इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स हैं और विजन वाले नेता हैं। उन्होंने बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस में ज्वाइन हुए। मैं उनका वेलकम करता हूं, और जो कुछ भी वो अब चुनाव में भी तो काम करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी उनका जो भी मार्गदर्शन होगा समय समय पे हम लेते रहेंगे। बस इतनी बात मैं कहता हूँ। थैंक यू। एक एक करके पूछिएगा। आप बोलिए। हेमंत, एक मिनट, माइक आ रहा है, शांति से, 1 by 1। नहीं कोई जयनारायण व्यास को 2 मिनट बोलना चाहिए। एक मिनट, आपके क्वेश्चन लेने से पहले 2 मिनट जयनारायण व्यास जी भी अपनी बात कहें। मोबाइल माइक आ रहा है ना? ठीक रहेगा, कोई 2 मिनट अपनी बात कहेगा ना। જેમને ભડકાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા કે ભાઈ જીમાં વાઈટ આપો, એ તકલીફ મારી સાથે નહીં થાય। दोस्तों, हमारे आदरणीय खड़गे जी ने उनके हाथों से मुझे कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित किया है, मेरे बेटे को सम्मिलित किया है और बहुमान दिया है। उसके लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय खड़गे जी का, गहलोत जी का, हमारे डॉक्टर साहब का और नवीन जी, हरिप्रसाद जी
work to sort of take me to make this decision. अब 2-3 चीजें मुझे पता नहीं आपको। एक बार फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आ जाते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, उसके साथ जुड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात की आज जितनी भी इरिगेशन योजनाएं हैं छोटी बड़ी, वो सभी की नींव, सभी का प्लानिंग 1960 के पहले किया गया। इरिगेशन अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो आप नर्मदा की बात कर रहे हो, एक बड़ा सुहाना झूठ चला हुआ है। Conversion principle are lied or repeatedly because for the dark of truth. ये पंडित जी ने इनका शिलान्यास 1962 में 5 अप्रैल को किया था, ये सरासर गलत है। आप लोग तो काफी पढ़ते हैं, घूमते हैं। पंडित जी ने जिस डैम का शिलान्यास किया था वो दवा का डैम था, 240 फीट हाइट का डैम था। बाद में ये टर्मिनल डैम होने की वजह से एम खोसला जी को अभ्यास दिया गया। उन्होंने बोला कि इसको 150 फुट से ऊपर बांधना चाहिए। ऑब्वियसली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जमीनें उसमें डूब में जाएगी। डिस्प्यूट हुई और डिस्प्यूट के बाद उसका जब उकेल आया, नर्मदा योजना का जो अवार्ड आया वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया। फिर आया प्लानिंग कमीशन की मंजूरी, राजीव जी के टाइम में मिली, जो क्रिटिकल थी। शेषन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, बट सिंस द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड, I ended up doing so with quite a few impossible looking conditions. So, ये प्लानिंग कमीशन से अप्रूवल, ये प्रोजेक्ट 6,800 करोड़ का होगा। उसके बाद और उसके बाद एक और की चाहिए महाराष्ट्र में 1500 हेक्टर जमीन को डिफॉरेस्टेशन करना था। एक फॉरेस्ट की जमीन थी, रिहेबिलिटेशन की, वो मंजूरी राजीव जी। मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि 75% of the concrete work of the dam, including the foundation, जितना ऊपर जितना से ज्यादा फाउंडेशन में वो अमर सिंह भाई चौधरी के समय में शुरू हुआ और सनत भाई मेहंदारी, चिमन भाई पटेल उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उनके सबके इस समय की चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि ऐसे गिनाने जाऊंगा तो मुझे त्रिभुवन दास के पास जाना पड़ेगा, कुरियन के पास जाना पड़ेगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन जैसे उनके नाम से हम जो बोलते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई? सरदार पटेल ने करवाई थी, it was 1950s। एक और एग्जाम्पल देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हम आज गुजरात के जो रोड्स देखते हैं, ये रोड्स आज जिस तरह के हैं उस तरह के रोड्स बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे 2 एमिनेंट चीफ इंजीनियर्स और दीक्षा पटेल, ये 3 इसके लिए जिम्मेवार है। तो इसके समय में क्या हुआ उसके चर्चा में नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि जो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है उसको पैकेजिंग अच्छा चाहिए ताकि ग्राहक खरीदे। पैकेजिंग वाली बात में हम नहीं पड़े। और जब भी आपको कुछ भी पूछना है, आपका तो अनुभव रहा है मेरे साथ करीब 20-25 साल से, आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इतने साल के बाद मैं बीजेपी से कांग्रेस में क्यों जुड़ रहा हूं? मैंने मेरे रेजिग्नेशन लेटर में भी लिखा था कि मुझे कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है। 32 साल आप जिस घर में रहे, उस घर को छोड़ते हुए आपको दुख तो होता है, मगर मैं देख रहा था कि वहाँ एक बरगद का बड़ा पेड़ फैलता जा रहा है। और आप जानते हो बरगद के पेड़ के नीचे कुछ नहीं ग्रो होता। तो ये बरगद के एक पेड़ थे, उसके साथ दूसरा पेड़ जुड़ गए। तो अब मिनिस्ट्री भी आप बेदखल कर दो, यहाँ से हटा दो, तो कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के लीडर से अगर गुजरात चलता है तो मैं मानता हूँ गुजरात के हित में नहीं है, और गुजरात के हित में जो लोग कुछ भी कहना चाहते हैं उनको बोलना चाहिए। तो सोच रहा था उसी बीच राहुल जी की यात्रा शुरू हुई। मैंने देखा कि ये कोई नई बात कर रहे हैं, तो थोड़े दिन तो मैं ऐसे ही अचंभे से देखता रहा कितने लोग आते हैं, क्या बात करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ तो कुछ भी बोलो आप उल्टा के फिर उसको कैसे कांग्रेस के अगेंस्ट में यूज करना, ये खूबी है। कुछ हुआ नहीं। महाराष्ट्र बात कर राजीव जी के पोते पुत्र राहुल जी आज he is established leader not only of Congress but of everybody who thinks that he is himself an Indian and believes in democracy. तो ये चीजें, ये परिवर्तन देखते हुए मुझे लगा कि अब क्या बैठ के क्या करेंगे, कुछ करना तो है। ईश्वर की कृपा से आरोग्य अच्छा है, घूम सकता हूँ, आप लोगों की मेरे पे हमेशा कृपा रही है, तो आपके साथ बात कर सकता हूँ। आज तक मेरा एक शो चल रहा था जो मैं एंकर करता हूँ और जो गुजरात में सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब आप लोगों के जरिए और भी बातें होंगी, तो लगा कि नहीं, ये पार्टी कुछ ऐसी बात कर रही है जो व्यक्ति को केंद्र में रख के नहीं होती। जहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और चुनाव के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं, सिर्फ एक ही नाम नहीं रखा जाता, और ये आचार इनके जो कर्मकांड खत्म करके फिर आप प्रेसिडेंट घोषित कर दो। There is no extra territorial authority also outside Congress. The Congress functionaries only decide about who should be their leader. कोई बाहर से नहीं आते, कोई ये संघ या और चीजों का अस्तित्व होना नहीं है। तो सोच समझ के जुड़ा हूँ। मेरे पास जो भी क्षमता है राष्ट्र हित में समर्पित है। जब तक उसका उपयोग राष्ट्र हित में होता रहेगा करता रहूंगा। कांग्रेस में जो छोटे मोटे काम मुझे दिए जाएंगे पूरी निष्ठा से करूंगा, और बाकी किसी चीज की कमी नहीं है। तो बातें करते रहेंगे। आप तो यहाँ थैंक यू। एक बार खड़गे जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। हेलो गौरव भाई, पहले आप लोग ओळखा ना। एक मिनट सर, रुकिए, वन बाय वन। खड़गे जी में गौरव पटेल, चैनल से। अमित शाह जो भी प्रवचन करते हैं उसमें हमेशा ये जिक्र करते हैं कि पिछले 20-22 साल से गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ और जितने बड़े बड़े वाकया दादा थे उसके बाद खत्म हो चुके हैं। उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस की सरकार में तो दंगे होते रहते हैं। अब क्या करेंगे? ये देखो, इसी चीजों पे तो ऐसा बोल के ही वो लोग पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। और ये जो दंगे होते थे अब नहीं हो रहे, तो आप भी समझ लीजिए अगर इसके पीछे किसी का हाथ था क्या, उनको मालूम है। अगर वो नाम जल्दी दे दीजिए, हम भी कार्रवाई करेंगे। चोर को ताबेदार बना दो तो चोरी कैसे? हाँ बोलिए। कल जो हाँ चलिए नेक्स्ट। तो जरा लिस्ट जल्दी मंगवा लो, वो देखेंगे। सर ये बताइए, कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, चुनाव के अंदर जिस तरीके से ये सारी आतंकवाद का जिक्र किया था कल उनके जरिए, जो पब्लिक मीटिंग में कही गई, कांग्रेस ने कई सारे आरोप लगाए। तो ये सारी चीजें गुजरात के इलेक्शन में आपको लगता है कि मुद्दे हैं या प्रधानमंत्री भी इसको मुद्दे हैं? देखो, ये चल रहा है इलेक्शन स्टेट का, ये कोई प्राइम मिनिस्टर का या पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। अरे वो जब आएगा, विदेश नीति के ऊपर जब बात करेंगे
अब पार्लियामेंट में अगर विदेश नीति पे बात होगी तो बात करेंगे, और इन्होंने क्या कुछ किया, कैसा किया, वो भी कहेंगे। लेकिन ये चुनाव है गुजरात का, राज्य का, और राज्यों के समस्याओं को लेके हम आपके सामने अपनी कामयाबी और उनका फेल्यूर्स, राज्य में क्या हुआ है हम बताए आंकड़ों के साथ, उसका जवाब वो दिए तो ठीक होगा। किशन भाई फ्रॉम गुजरात। सर, ये गुजरात का चुनाव है और सिविल कोड की बात लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में आया। हमको लगता है कि ये मुद्दा है चुनाव का। 27 साल सो रहे थे कि सरकार में थे, अब चुनाव के टाइम सिविल कॉमन सिविल कोड। अच्छा, वो देखो, वो भी अभी पूरा ड्राफ्ट पार्लियामेंट में आएगा तो देखेंगे। तो इसमें जो वो वोटों के लिए फिर समाज का बंटवारा और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, वो प्रोवोक कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ बोले, कोई और नेता कुछ बोले, गुस्से में आए, और उनका मकसद हमको प्रोवोक करके वोट डिवाइड करने की कोशिश कर रहे समाज को और लोगों को। तो ऐसा हम फंसेंगे नहीं इसमें। जब कभी आएगा बिल उसको देख लेंगे। Yesterday, the Prime Minister in Kerala talked about Butler House and Council. He also spoke about surgical strike. He accused your party of indulging in vote bank politics, that's one. And second, that whenever elections are around the corner, Rahul Gandhi indulges in Hindutva, going to temples or what they call fake news. देखिए, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने का काम तो हमने किया। देश में शांति रखने के लिए हमने अपने लीडरों की कुर्बानी दी, और जो देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, देश को एक रखने के लिए राजीव गांधी जी अपनी कुर्बानी दी। ऐसा कौन सा नेता है बीजेपी में देश के आजादी के लिए लड़के तो कम से कम कुछ किया हो? अरे यहाँ तो देश बनाने में, देश को मजबूत करने में, देश में एकता लाने के लिए हमने हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर, जो मशहूर प्राइम मिनिस्टर, तो सारी दुनिया उनको रेस्पेक्ट करती है, ऐसे लोगों की कुर्बानी हमने दी है। और हमको ये पाठ वो पढ़ाते हैं तो उससे हम कोई डरने वाले नहीं है। ऐसी चीजें अगर प्रचार करते पार्टी के मैनिफेस्टो देखा जाए तो कई चीजें कॉमन निकल के आती है, और इसका मूल रूप से देखा जाए तो फ्री बांटने वाली चीजें ही तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में देखने को मिल रही है। क्या ये रेवड़ी कल्चर की तरफ सभी पार्टियां जा रही हैं? नहीं, पहले तो इसका प्रचार करने वाले कौन थे उनको पूछिए, क्योंकि उन्होंने क्यों दिया। हम तो जब पहले नरेगा लाए तब भी हमको क्रिटिसिज्म आया, जब हमने सब्सिडी देते थे फूड सब्सिडी तब भी आया, जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए तभी भी ये कहते थे। हमने गरीबों को पेट भरने के लिए और हाथ को काम देने के लिए और उससे जो देश को फायदा होता है वो काम हमने किया है। और जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में तो हमने तो 72,000 करोड़ हमने किसानों का कर्जा माफ किया। तो ये किसी से सीख के नहीं किया, लोगों के दुख और दर्द को देखते हुए हमने वो काम किया। ऐसे काम हम करते रहेंगे, लेकिन जो कहने वाले हैं वो खुद जरा पहले प्रैक्टिस करते तो ठीक था। हाँ जी, नहीं एलॉबरेट करने की जरूरत नहीं। अब आप जर्नलिस्ट है, आप खुल के किसके बारे में नहीं बोलते, लेकिन आप हमारे वोटर है,
इनविजिबल वोटर है, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इसीलिए इनविजिबल बोला मैं। ये क्यों बोला कि मैं एक्सपीरियंस किया हूं। जब मैं 12 इलेक्शन लड़ा, 11 जीता, एक परसों का एक ही गया, वो ठीक है, उसके रीजन मैं बोलना नहीं चाहता। तो क्योंकि ये चीजें जो होती है लोग बोलते नहीं, डर के बोलते नहीं कई जगह, और चंद जगह डराते हैं, चंद लीडरों को डराते हैं, इसीलिए लोग खामोश है। अंडर करंट है। जब मोदी को शॉक लगे तभी मालूम आ रहा है ये करंट है, मालूम होगा। ये आपने बोला कि 4 लाख करोड़ के ऊपर 4.6 हो जाएगा अभी 31 को। हाँ, 4 लाख करोड़ के ऊपर इतना कर्जा है। हाँ, आप भी एक जिम्मेवारी पार्टी से हो जी। तो ये बढ़ता ही जाता रहता है। उनके कोई मैनिफेस्टो में भी उसको कम करने की कोई बात किसी ने न किया है, न किसी उम्मीदवार ने किया है कि भी हम एक पगार भी छोड़ेंगे। समझो मेरा कहना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप कुछ कहेंगे? ठीक है, देखो कर्जा किस चीज के लिए करें? क्या प्रोडक्टिविटी के लिए करेंगे? क्या बुलेट ट्रेन के नाम से करेंगे? अब देखिए, जो चीज अगर आप 1 रुपए इंटरेस्ट में कोई आपको लोन मिलता है तो वो किस चीज में डाले तो उसकी पैदावार बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होता है एम्प्लॉयमेंट, वो देखना चाहिए। ये नहीं कि मेरे खुशी के लिए मैं बुलेट ट्रेन बोल रहा, आज फिर स्पीड ट्रेन बोल रहा हूँ। पहले बोल दिए इलेक्शन में 3 साल में ही मैं चलाऊंगा, अब तो 6 साल हो गए। सी प्लेन, हाँ, और वो सी प्लेन दिखाया आपको है। ये सब चीजें ऐसा शो करके देश नहीं बनता। देश बनता है, कोई भी देश बनता है, बनते बनते देश बनता है। जादू नहीं है एक दिन में बने। थैंक यू।